कंप्लीटली। अब आते हैं भैया सक्सेसिव आईपी का मतलब समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव आईपी। सक्सेसिव आईपी का मतलब क्या है? अब आपने क्या किया, एक एटम को थोड़ी सी एनर्जी दी, उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया। अब मान लो इसी को और एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इसने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। आ रहा है सबको समझ में? तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, पहले वाली एनर्जी को बोलते हैं IE1 यानी कि पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे वाले को बोलते हैं IE2 यानी कि दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी दो है, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आप याद रखिएगा कि जो दूसरी वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, चाहे एटम कोई भी हो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिख लो, सबको काम आएगा। दूसरी वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरी वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पहले वाली से ज्यादा होती है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, याद करने को याद कर लो। आया समझ में? जैसे एल्यूमिनियम की बात करो, एल्यूमिनियम अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसके लिए जो एनर्जी लगी I1, दूसरा छोड़ेगा तो उसके लिए जो एनर्जी लगी I2, तीसरा छोड़ेगा तो उसके लिए एनर्जी लगी I3, चौथा छोड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर छुड़वाना चाहते हो तो दुनिया में तो सारे काम हो सकते हैं भैया, जबरदस्ती करोगे, ज्यादा हीट करोगे तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो उसको IE4, इन्हीं को हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। समझ में आ गया? और हमेशा दूसरे वाली पहले वाली से ज्यादा होती है, तीसरे वाली दूसरे वाली और पहले वाली से ज्यादा होगी, चौथे वाली तीसरे दूसरे और पहले से ज्यादा होगी। तो जो आगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा बढ़ते रहती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गया? हमेशा याद रखो कि सक्सेसिव एनर्जीज आगे आगे रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ती जाती है। सबको समझ में आ गया? और चौथे वाली एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो इतनी ज्यादा होगी, हद से ज्यादा। क्यों? क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका जो एल्यूमिनियम है बेसिकली वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुका है। अगर मैं बोलूं कि Al+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो बोलोगे 2-8, क्योंकि Al+3 में 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको नोबेल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, और नोबेल कॉन्फ़िगरेशन में अब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आते हैं अपन वेरिएशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जरा चेक करते हैं कि वेरिएशन आता कैसे। तो मजे की बात देखो, अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर, ये पीरियड नंबर 1 की, तो हाइड्रोजन की ये है, तो हीलियम की सबसे ऊपर है। अब मजे की बात देखो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, और नोबेल गैस की आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि नोबेल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। तो हीलियम की आपको टॉप पे दिख रही है, फिर नियोन की दिख रही है, फिर ऑर्गन की दिख रही है, क्रिप्टॉन की दिख रही है, जिनॉन की दिख रही है। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में टॉप पे होती है, और सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? हीलियम की। पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम इज द एटम जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट। सबको समझ में आ गया? और सबसे लोएस्ट किसकी होती है? सबसे लोएस्ट होती है, देखो, एल्कली मेटल्स की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दिख रहा है सब लोगों को? तो ये ऐसे हैं जिनकी सबसे कम है, रुबीडियम, सीजियम, देख लो, ली ना की रब से फरियाद, ये सबसे नीचे आते हैं, निकम्मे हैं एक नंबर के। तो एल्कली मेटल जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, और नोबेल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आप ध्यान रखोगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नोबेल गैसेस की सबसे ज्यादा दिखेगी, और सबसे कम आपको किसकी दिखेगी? सबसे कम दिखेगी एल्कली मेटल्स की। क्योंकि आपको बताया तो जो सीजियम है ना, सीजियम तो अगर आप सीजियम को अपने पाम पे रख लोगे ना, पाम पाम मतलब आपकी हथेली, तो वहीं पर पिघल जाएगा। ये इतना सख्त सख्त लोंडा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल पिघला हुआ होता है। मतलब यहां पर रख दो आप, समझ में आ गया? पाम पे रख दोगे तो सीजियम पिघल जाता है। गैलियम के साथ भी ऐसा ही होता है, गैलियम भी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम और गैलियम की बहुत कम होती है। ठीक है?